हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिकों का: रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और मीडियम। इन तीन टॉपिक्स पे आज का डिस्कशन होगा और ये 10th लेक्चर है। तो आप लोग सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच किया करिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसको जनरल भाषा में, यानी कि हमारे आसपास ये घटनाएं जो होती हैं। तो शायद इनमें से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। आप अगर एक ग्लास में पानी ले लें और उस पानी में एक कोई छड़ी या लकड़ी का टुकड़ा डालें जो उसमें डूबे और उसको उसमें खड़ा करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पानी के अंदर वो लकड़ी सीधी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, थोड़ा सा बेंड हुई दिखाई पड़ेगी। अब आप इस घटना को ही यहाँ पे अपवर्तन के नाम से समझें। मतलब यही क्या है कि अपवर्तन है। वहाँ पे जो आपने छड़ी यूज की होगी, ग्लास रहा होगा, तो ग्लास में अगर आप वाटर रखेंगे तो ऐसे आप जब छड़ी डालेंगे तो यहाँ से इसी से ये बेंड होकर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। यानी कि अगर प्रकाश के अपवर्तन को इन शॉर्ट डेफिनेशन बोलें तो कैसे बोलेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। प्रकाश का अपने मार्ग से माध्यम परिवर्तित होने पर विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वहां पर अगर देखें तो साथ ही साथ प्रकाश का परावर्तन भी होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायग्राम को समझते हैं कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक ग्लास का टुकड़ा है जिस पर आपतित हो रही है। तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ से तो कुछ मैक्सिमम लाइट रेज यहाँ से ऐसे निकल रही है, जिसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। लेकिन कुछ किरणें वहाँ से परावर्तित भी हो रही हैं। ये भी घटना आप अपने आसपास देख सकते हैं। बाल्टी में पानी लें और पानी को धूप में रखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जिस तरह से सन का पोजीशन चेंज होगा, जैसे जैसे सूर्य इधर से उधर जाएगा, उसी तरह से उस पानी से कुछ परावर्तित प्रकाश आपके घर के छत में या किसी दीवार पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन वहाँ से मैक्सिमम लाइट पानी के अंदर ही जाएगा। तो यही इस डायग्राम का मतलब है। लेकिन कुछ ही लाइट वहां से परावर्तित होती है। तो आपको परावर्तित प्रकाश से मतलब नहीं है। आप इस घटना को जब आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पे आपको बताया गया है ब्रूस्टर्स लॉ। सबसे पहले वहां पे वही डिराइव किया गया है। इसको और अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो हालांकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप सिर्फ अपवर्तन में इतना बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसी डायग्राम का हमने यहाँ पे अपोजिट बनाया है। मतलब यहाँ पे मीडियम देखिए, ग्लास ऊपर है, एयर नीचे है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इस पॉइंट पे हिट जब कर रही है तो यहाँ से ये ऐसे चली जा रही है। तो रही बात विचलन की, विचलन को भी समझते हैं। अगर जिस मीडियम से प्रकाश आ रहा है, जिस मीडियम से प्रकाश आ रहा है वह मीडियम हमारा विरल हो, यानी कि उसके साथ में जो दूसरा मीडियम दिया गया है उसके सापेक्ष विरल हो, तो जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो विचलित तो होगी, लेकिन किधर? ये आपका जो अभिलंब होगा इधर ही ये विचलित हो जाएगी। मतलब अगर प्रकाश की किरण कहां से कहां आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब की ओर विचलित होती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे देखिए, ये सघन माध्यम है और ये हमारा नीचे का विरल माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब आएगी इस अभिलंब पर आपतित होगी, यानी कि आपतन बिंदु ओ पर, तो यहाँ से ये दूर हट जाएगी। तो ये घटना क्या है? अपवर्तन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमको ये समझने को मिल रहा है कि कब ये अभिलंब से दूर हटेगी और कब अभिलंब से या अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ड्रॉ।
मतलब डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ DRAW, इसको आप याद रखें। अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब दूसरा वाला इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर ये शब्द आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, डेंसर का मतलब ये होता है सघन माध्यम से, रेयर का मतलब होता है विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इसको यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं ऐसा, ये अवे हो गई, दूर हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। आई होप आपको पूरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप अब तक ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो यहां से आपको बस यही याद रखना है, ड्रॉ क्या है, इसका अपोजिट आप कर देंगे तो आपको ये दूसरी चीज मिल जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। अब इसमें क्या है कि आपतित किरण जो पहले माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है, वही हमारी आपतित किरण होती है। दूसरे माध्यम में आपतन बिंदु से जाने वाली जो किरण होती है, ये वाली, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। हालांकि इन सब पॉइंट्स को आप परावर्तन पढ़ते समय ही क्लियर कर चुके होंगे। बस इसमें अपवर्तित किरण एक नई चीज है जिसको आपको समझना है। अविलंब क्या होता है ये भी आप समझ चुके हैं। आई क्या है, आपतन कोण है। आर क्या है, अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे इसको हम आर डैश कह सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, इसलिए हमें इस एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, सीमा पृष्ठ। इसको बोला जाता है अंतरा पृष्ठ भी। बाउंड्री सरफेस क्या होता है, यानी कि जहाँ से दो माध्यम एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि ऐसा पृष्ठ जहाँ से दो माध्यम एक दूसरे से अलग होते हैं। सपोज ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, तो यही एक सरफेस है जहाँ से दोनों मीडियम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि ये ऊपर जाएंगे तो वायु मिलेगा, डाउन साइड में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लास मिलेगा। तो जिस पॉइंट या जिस लेवल से या जिस सरफेस से दो मीडियम एक दूसरे से अलग होते हैं उसे हम बोलते हैं सीमा पृष्ठ। माध्यमों का सीमा पृष्ठ कह सकते हैं या दो माध्यमों का अंतरा पृष्ठ कहेंगे। ठीक है ना। तो आई होप सीमा पृष्ठ भी आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा किस तरह से लिखी जाएगी वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने परिभाषा को लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या है कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित या हट जाना, हो जाना यहाँ पे लिख सकते हैं, हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक बात और आपको नोटिस करनी है, वो ये है कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। अगर माध्यम आपका पारदर्शी नहीं होगा तो वहाँ पे आप अपवर्तन की घटना को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सपोज आप एयर में हैं, सामने दीवार है, आप सोच रहे हैं कि दीवार में हम क्या देखें अपवर्तन की घटना, तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दीवार हमारा क्या है, अपारदर्शी माध्यम है, यानी कि वो पारदर्शी नहीं है। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यमों का होना अति आवश्यक है। तो आई होप ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी आप लोग 10th क्लास में फेस किए होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में यहाँ पे कुछ और जानने को हमें मिलेगा। क्या है, चलिए ये भी देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हम 10 की कक्षा में नहीं समझे थे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो पार्ट इसका भी है, जिस तरह से आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ भी आप दो ही पार्ट पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। कितने नियमों के अनुसार, दो नियमों के अनुसार होता है।
क्या है पहला नियम? आपतित किरण, ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपका ओ क्या है? आपतन बिंदु, इस पर अभिलंब जो होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर इंसार्ट डायग्राम बनाएं तो आपका ऐसे बनेगा। अगर हमारे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं तो यहाँ से ये आपकी हो गई आपतित किरण, ये आपकी हो गई अपवर्तित किरण और इस पर ये क्या है? नॉर्मल। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये आपका अपवर्तन कोण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? लाई इन ए सेम प्लेन, मतलब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आई होप पहला वाला नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। ये परावर्तन के पहले नियम के अनुसार ही लग रहा है जैसा पहला था, बस इसमें अपवर्तित किरण यहाँ पे यूज की गई है कि आप वहां पे क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। यहाँ पे क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका पहला नियम है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आई होप आपको पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे नियम में चलते हैं कि दूसरा नियम क्या बोलता है। दूसरे नियम को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि दूसरे नियम से ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। दूसरा नियम ये कहता है, ये आपका सेकंड लॉ है। किसका सेकंड लॉ है? अपवर्तन का। इसमें क्या स्टेटमेंट है? किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आप इसको सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं। दूसरा नियम कैसे बोलेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन ये आप 10th क्लास में बहुत इजी तरीके से बोलते थे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेवल अप करके बोलना है कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब इसमें कंडीशंस हैं। क्या है? कि निश्चित रंग होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। मीडियम तो आप जान ही रहे हैं, अपवर्तन अगर है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि निश्चित रंग अगर होगा तो मतलब क्या? तरंग दैर्ध्य भी निश्चित होगी। शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें एक व्हाइट लाइट प्रिज्म पर जब आकर हिट करती है तो वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलरों में डिस्पर्स हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा। हालांकि विबग्योर ही नहीं होता है, यहाँ पे आप और समझेंगे, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है कलर का। तो अभी वो आगे की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हर एक रंग की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। मतलब अगर आपको सही तरीके से अपवर्तन को एनालाइज करना है, देखना है, तो रंग कैसा होना चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। अर्थात हर एक रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है वो निश्चित होती है। इसलिए यहाँ पे आप इस परिभाषा को और क्लियर करने के लिए आप ऐसा बोलें कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। इस नियमानुसार क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे आपको बोला गया ज्या का मतलब होता है साइन। आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास मैथ में। साइन का मतलब होता है ज्या और इसको इंसर्ट SIN लिखते हैं। ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस नियमानुसार साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नियतांक हो जाएगा। इसे
स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हो गया आपका, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, मतलब इस वाले सिस्टम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं मीन्स इसको आप कैसे लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, पहले माध्यम को अगर कंसीडर किया जाए, यहाँ पे इसको 1 कंसीडर कर लिया जाए और इसको 2 कंसीडर कर लिया जाए, तो यहाँ पे तो हमने मीडियम 1 मीडियम 2 इंडिकेट किया है। ये आप ऐसा लिख सकते हैं N1 और इसको क्या लिख सकते हैं N2। अगर N1 और N2 लिखते हैं तो आपको इस लैंग्वेज में कैसे लिखना है, अतः क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू पहले के सापेक्ष दूसरा। यही तो आपने लिखा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहला यहाँ पे रहेगा, n लिखिए 2, क्योंकि अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, n से या म्यू से। म्यू ये है, या तो n से डिनोट करेंगे या फिर म्यू से। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ पे चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2। और पढ़ा कैसे जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अर्थात आपको ये डिसाइड करना है कि प्रकाश किस माध्यम से आ रही है, जहां से आएगी उसको आप पहला मान लीजिए, और जिसमें जा रही है अपवर्तन के पश्चात वो आपका दूसरा हो जाएगा। अपवर्तन के पश्चात जिसमें जा रही है वो आपका दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो आप उसको जिससे आ रही है उसको यहाँ पे लिखें और जिसमें जा रही है उसको यहाँ पे लिखें, और पढ़ेंगे क्या, जिससे आ रही है उसके सापेक्ष अगले का। मतलब यहाँ पे अगर एयर है पहला वाला मीडियम, ये वाला मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा क्या है, ग्लास है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। आप इसको लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ANG। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का नियत अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ेंगे। ये स्नेल का नियम हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। और अपवर्तन का दूसरा नियम भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ऐसा लिखा गया है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, मात्रक, तो आप बोलेंगे नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता, बिकॉज ये क्या है, एक रेशियो है, और रेशियो किसका, एंगल का ही है ना। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। दूसरी चीज, ये अपवर्तनांक किन चीजों पर निर्भर करता है, अगर ऐसा बोलें कि अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर करता है, तो आप क्या बताएंगे, आपको सीधे बताना है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है ना, और उसकी भौतिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था पर। और किन बातों पर निर्भर करेगा, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर, और किस पर, और भी हो सकता है, और ये ताप पर, ताप किसका होगा, माध्यम का। इन बातों पर कौन निर्भर करता है, अपवर्तनांक। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
तो यहाँ पे आपको बस अगर अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है ऐसा पूछा जाए तो ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा, उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर होगी उस पर भी ये डिपेंड करेगा, प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करेगा और माध्यम के ताप पर भी निर्भर करेगा। भौतिक अवस्था पे निर्भर किस तरह से करेगा, प्रकृति उसकी कैसी है, प्रकृति का मतलब वो रफ एंड टफ है कि स्मूथ है ना, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। प्रकाश का रंग, अगर हम पानी को ले लें और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें, मतलब अलग अलग कलर के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हर एक कलर के लिए आपको उसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश के रंग पर। और अगर टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो टेम्परेचर सपोज कर लीजिए वाटर है, वाटर को आप हॉट करेंगे तो वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका घट जाएगा, और अगर आप उसको ज़्यादा कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की संभावना है। तो ऐसा आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे आप इन सब बातों को ध्यान रखें कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए अब आज लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, माध्यम क्या होता है। माध्यम, क्योंकि माध्यम की बहुत बार यहाँ पे बातें हुई हैं। तो माध्यम क्या होता है, मीडियम एक पदार्थ है। ये क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है ना। इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट और एपॉक, ये 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। मतलब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि पारदर्शी क्या होता है, जिसमें से वस्तुएं आर पार दिखाई पड़ती हैं, अपारदर्शी जिसमें से नहीं दिखाई पड़ती हैं, और अल्प पारदर्शी ऐसा होता है इसमें से दिखाई भी पड़ती हैं और नहीं भी दिखाई पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक अगर आप कॉटन क्लॉथ ले लें, थोड़ा दूर लेके चले जाएं तो उसके पीछे की चीज़ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसको जब अपने आँख के पास लेके आएंगे तो आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये आपकी आई होगी, और इसके जब समीप लेके आएंगे इस वूलन क्लॉथ को तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो आपको इसके पीछे की जो वस्तु होगी वो आपको दिखाई पड़ेगी। बट इसको जैसे जैसे अपने नेत्र से दूर लेके जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो आई होप आपको अब तक बताए गए सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने स्टडी को जारी रखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके अपने प्रॉब्लम को टाइप कर सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।